सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बन गई है। तो आंसर होगा पंजाब राज्य की। तो पंजाब ये भारत का भी पहला राज्य बन गया है जिसने अपनी विधानसभा की कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया है। तो इसमें क्या होगा, तो जो लोग सुन नहीं पाते उन्हें भी सरकारी नीतियों और विधायी चर्चाओं के बारे में जागरूक किया जा सकेगा। जो कार्रवाई होगी सांकेतिक भाषा में वो भी रिप्रेजेंट की जाएगी ताकि वो लोग भी समझ पाए, और ऐसा करने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया है। अच्छा, सांकेतिक भाषा दिवस भी एक होता है, साइन लैंग्वेज डे जिसे आप कहते हो, याद रखना ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। और पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? कुलतार सिंह संधवान है। अब बात पंजाब की है तो ये रहा मैप में पंजाब। देखो, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ होती है, मुख्यमंत्री है भगवंत मान और गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में पोट्टी श्री रामुलु की 58 फुट ऊंची प्रतिमा ये कहां पर स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। तो अभी आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू जी, अभी उन्होंने घोषणा की है कि आंध्र प्रदेश के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करने के लिए अमरावती में उनकी किनकी पोट्टी श्री रामुलु इनकी 58 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अच्छा, 58 फुट ऊंची ही क्यों होगी? इसकी हाइट 58 फुट ही क्यों होगी, 58 फुट? क्योंकि उनकी 58 दिनों की भूख हड़ताल के कारण 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। और आपको बता दूं ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। पोट्टी श्री रामुलु ने 1992 में 1952 में किस राज्य के गठन को लेकर भूख हड़ताल की थी? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। कब हुई थी? भाषाई आधार पर इसकी स्थापना कब हुई थी या इसका गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 में। यहाँ तेलुगु लोग रहते हैं। लेकिन एक पॉइंट में आपको अलग से बता दूं, याद रखना कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 1956 के तहत आंध्र प्रदेश में हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को जोड़कर के आंध्र प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1956 में, यानी कि 1 नवंबर 1956 को। और फिर आपको पता ही है कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बनता है, वो है तेलंगाना। अच्छा, वैसे फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में विश्व जल दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। तो हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? थीम है ग्लेशियर संरक्षण। इंग्लिश में बोलोगे तो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। पहली बार इस दिन को 1993 में मनाया गया था। और ग्लेशियर से आपको याद आएगा, हम ग्लेशियर से संबंधित एक और दिवस मना रहे हैं, ग्लेशियर कंजर्वेशन डे। कब? 21 मार्च को। वो अभी सब मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन एक और दिवस याद रखना, 22 मार्च को बिहार दिवस भी होता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस दोनों। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में गो आई बीबो इसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऋषभ पंत। तो ऑनलाइन ट्रेवलिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप टिकट वगैरह बुक कर सकते हो, नाम है गो आई बीबो, और इसी ने अभी ऋषभ पंत को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो अभी इस कंपनी ने एक प्रचार अभियान शुरू किया है जिसमें सुनील गावस्कर भी होंगे और ऋषभ पंत भी होंगे। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी हाल ही में चीन ने किसके सहयोग से अभी 12,900 किलोमीटर का अंतर महाद्वीपीय यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया? तो आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो अभी साउथ अफ्रीका और चीन के वैज्ञानिकों ने मिलकर के दुनिया का सबसे लंबा अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया है। ये 12,900 किलोमीटर तक फैला है। मतलब इसे आप ऐसे समझो, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पे ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट हो गया और साउथ अफ्रीका नीचे नीचे आपको मिलेगा, और इधर ऊपर चाइना हो गया, और यहाँ पे ऊपर कहीं क्वांटम सैटेलाइट है। और इस क्वांटम सैटेलाइट से ही ये दोनों देश आपस में कनेक्ट हुए हैं। यहाँ पे एंटीने लगे हुए हैं नीचे धरती पे, और इस सैटेलाइट के थ्रू ये दोनों कनेक्ट हुए हैं। तो इनकी दूरी देखी जाएगी तो लगभग 12,900 किलोमीटर है। तभी हमने कहा कि ये दुनिया का सबसे लंबा अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट है। मतलब ये क्वांटम सैटेलाइट से लिंक हो गए दोनों के दोनों देश, और ये अल्ट्रा सिक्योर है। अल्ट्रा सिक्योर मतलब इस प्रोसेस में जो भी जानकारी आप भेजोगे वो सिक्योर रहेगी, मतलब उसे कोई भी हैक नहीं कर सकता, कोई भी उसे रीड नहीं कर सकता है। और इसमें जिस क्वांटम सैटेलाइट का इस्तेमाल हुआ है उसका नाम है जिनॉन 1। तो क्वांटम सैटेलाइट की यही खास बात होती है कि उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन
भेजी जो जा रही है उसको कोई भी डिकोड नहीं कर सकता, कोई भी रीड नहीं कर सकता है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई जो इस प्रश्न में कहा गया, मैंने आपको समझा दिया सिंपल भाषा में। और ये दक्षिणी गोलार्ध में पहला क्वांटम सैटेलाइट संचार लिंक भी है, कम्युनिकेशन लिंक। अब यहाँ पे क्वांटम की हम बात कर रहे हैं, तो क्वांटम से ही संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपने अलग अलग करंट अफेयर्स में पढ़े होंगे, तो वो सारे प्रश्न एक बार मैं आपको पहले रिवाइज करा दूं। देखो, आपने पढ़ा होगा टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित अभी दुनिया का पहला क्वांटम चिप ये तैयार किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। गूगल ने भी अभी विलो नाम से क्वांटम चिप लॉन्च किया था। और भारत ने अपनी राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को कब मंजूरी दी? 19 अप्रैल 2023 को। और ये 2023-24 से 2030-31 तक चलेगा। और इसके लिए बजट कितना रखा गया? 6003.65 करोड़ रुपए, जिसका उद्देश्य है भारत को क्वांटम टेक सेक्टर में अग्रणी देश बनाना। किसने अभी अपना 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप कॉन्डोर को लॉन्च किया? IBM ने। वर्ल्ड क्वांटम डे भी होता है 14 अप्रैल को। ठीक है, तो ये क्वांटम से संबंधित अलग अलग दिनों में आपने प्रश्न पढ़े होंगे, हमने यहाँ पे एक साथ रिवाइज कर लिए। अब बाकी यहाँ पे चीन की बात है, तो ये रहा मैप में चाइना। कैपिटल बीजिंग होती है। देखो, यहीं पे आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। करेंसी रेनमिन हो गई, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में इसरो के द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे है? तो सही उत्तर होगा माइक्रो प्रोसेसर। तो अभी इसरो ने 2 हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप किया है। इनके नाम है विक्रम 3201 और कल्पना 3201। मतलब इनके नाम विक्रम साराभाई और कल्पना चावला के सम्मान में उनके ऊपर इनके नाम रखे गए हैं। और इनका उपयोग अंतरिक्ष संबंधी प्रयोगों के लिए किया जाएगा। आप कह दीजिए कि इनके उपयोग से रॉकेट के नेविगेशन में, उसको कंट्रोलिंग में मदद मिलेगी। और ये दोनों के दोनों 32 बिट के प्रोसेसर है। और ये भारत में अपनी तरह का पहला प्रयास है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखना। अब इसरो ने इनको तैयार किया, तो इसरो के बारे में जानते हैं। देखो, इसरो मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1969 में, हेडक्वार्टर बंगलुरु हो गया। चेयरमैन है वी नारायणन, 11वें नंबर के अध्यक्ष है। मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। देखो, फिर अगले में पूछ रहे, बुक वाला प्रश्न है, अभी हाल ही में लॉन्च मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक को किसने लिखा है? तो सही उत्तर हो जाएगा के अरुमुगम और एरोल डी क्रूज ने। तो 1975 में भारत ने हॉकी विश्व कप में गोल्ड जीता था। तो उस बात को आप देखोगे, अभी 2025 में पूरे 50 साल हो चुके हैं। तो उस बात के लिए हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं उस वर्ल्ड कप की। 50 साल हो गए ना। अच्छा, वो हुआ कहाँ पे था? कोलालंपुर मलेशिया में हुआ था। उसमें भारत विजेता रहा था। भारत ने हराया किसको था? पाकिस्तान को। तो उसी के बारे में ये बुक है, उसी के बारे में इसमें लिखा गया है। किसने लिखा है? बुक का नाम याद रखना, एक तो मार्च ऑफ ग्लोरी है, लिखा है 2 जनों ने, के अरुमुगम और एरोल डी क्रूज ने। और हाँ, इसी बात से आपको याद आना चाहिए, अभी 2-4 दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि 1975 में जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने विश्व कप जीता था, तो अभी उस टीम को हॉकी इंडिया ने मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। उस टीम का नेतृत्व किया था अजीत पाल सिंह ने। अभी जो हॉकी इंडिया ने जो अवार्ड्स दिए थे, उसका एक सेपरेट अलग से मैंने वीडियो भी आपको बना करके दिया था। क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं देखा तो भैया देख जरूर लेना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में वहां से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, और कौन सा प्रश्न आ जाए ये हम नहीं कह सकते। तो पूरा वीडियो मैंने अलग से बना कर दिया था आपको। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में आरबीआई सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में धन प्रेषण का शीर्ष स्रोत कौन सा है? धन प्रेषण यानी कि रेमिटेंस। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। रेमिटेंस मतलब मैं आपको कई बार समझा चुका हूं। जैसे कि यूं समझो कि आप भारत में रहते हो, लेकिन नौकरी करने आप अमेरिका चले गए। आपका परिवार तो भारत में रहता है, तो आप जो भी कमाई करते हो उसका कुछ हिस्सा अपने परिवार वालों को भी भेजते हो। तो विदेश से जो पैसा आप कमा करके, या भारतीय जो विदेशों से पैसा कमा करके भारत में जो भेज रहे हैं, विदेशों से जो पैसा भारत में आ रहा है, वो कहलाएगा रेमिटेंस। तो इस मामले में आप जानते हो भारत पहले स्थान पे है ही सही, लेकिन यहाँ पे आरबीआई ने अभी एक डेटा जारी किया, उसमें बताया कि जो रेमिटेंस में तो भारत पहले स्थान पर है, लेकिन सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहां से आ रहा है? वो अमेरिका से आ रहा है। और किस वित्त वर्ष की ये बात हो रही है? 2023-24 की आरबीआई के अनुसार है। तो ध्यान रखना कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में रेमिटेंस धन प्रेषण का सबसे बड़ा सोर्स ही अमेरिका है। मतलब इन्होंने कहा कि अगर 100 रुपए आता है, भारत में 100 रुपए रेमिटेंस आया सभी देशों से, तो उन 100 रुपए में से 27.7 रुपए ये अमेरिका से आए हुए हैं। तो पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे
यूनाइटेड अरब अमीरात है। और अगर बात करें कि भारत में किस स्टेट में, किस राज्य में सबसे ज्यादा रेमिटेंस आया, तो वो आया है महाराष्ट्र में, दूसरे स्थान पे केरल। तो ये इस तरह का डेटा जारी किया भी आरबीआई ने। तो आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे इसकी स्थापना होती है। राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन होता है 1 जनवरी 1949 को। गवर्नर कौन है वर्तमान में? संजय मल्होत्रा है, 26 नंबर के हैं। पहले ब्रिटिश गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख है। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में एआई क्लाउड वायु का अनावरण किसने किया? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड ने। तो टाटा ग्रुप की कंपनी है टाटा कम्युनिकेशन, और इसी ने अपने नए क्लाउड प्लेटफॉर्म वायु को अभी लॉन्च किया है। इसे उद्यमियों यानी कि एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप्स के लिए लॉन्च किया गया है। इसके कुछ फीचर्स इन्होंने स्पेशल बताए, जैसे कि ये एआई बेस्ड है और इसे 30% तक लागत भी कम होगी, ये ज्यादा सिक्योर है, सिक्योरिटी ज्यादा देगा ये। तो ये सब चीजें हैं। तो वायु इसका नाम है, ये आप ध्यान रखना। टाटा कम्युनिकेशन की बात करें, स्थापना होती है 1989 में, मुंबई में मुख्यालय है, और एमडी सीईओ अभी अमूर लक्ष्मी नारायणन है। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में डेनमार्क के राजा के द्वारा नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनिब्रॉग सम्मान से अभी किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा विजय शंकर को। तो अभी विजय शंकर जो कि सनमार्क ग्रुप के चेयरमैन है, और अभी इन्हें डेनमार्क के राजा ने नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनेब्रॉग सम्मान से सम्मानित किया है। तो उनको ये सम्मान भारत डेनमार्क के संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन होती है, करेंसी है डेनिश क्रोन, प्रधानमंत्री है मेटे फ्रेडरिक्सन। तो कल आपसे पूछा था कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर होगा क्रिस्टी कॉवेंट्री, और याद रखना ये 10वें नंबर की है, मतलब महिलाओं में तो पहली है और टोटल 10वें नंबर की है। फिर महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? रामवी सुतार को। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। अभी 2025 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में मेन सिंगल जीता है शी यू क्यू ने, चाइना के हैं। 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार को जीता है गुंटूर ब्लॉशेल ने, वियना के हैं। और अभी दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार ये कहाँ पे खोजा गया? फ्रांस में। 2025 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सिंग वाले गेंडों की संख्या कितनी हो गई है? 392। बुक है टू द सेवेंथ जनरेशन, किसने लिखा? डॉक्टर वीआई मथन ने। यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में अभी किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? चिरंजीवी को। उसके अलावा महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? तो भिवंडी में। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आया था फेंगल, उसका नाम किसने रखा था? तो आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।